जब सुरीली सी सरगम कानों में रुंझुन रुंझुन दूर पहाड़ों से गिरकर एक नदी जमीन पर आती अपना मल्हार बजाती है लाखों त्योहार मना। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से हम आपके सामने लेकर आए हैं कार्यक्रम नमस्कार एमपी। नमस्कार एमपी कार्यक्रम हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम जो है वो अनेकों रंग से भरा होता है, क्योंकि इसमें हम कई सारे सेगमेंट लेते हैं और कई सारी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा कार्यक्रम क्योंकि सजीव फ़ोन इन रहता है, यानी कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से पूरे 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, और जो भी संबंधित विषय पे आपको जानकारी चाहिए, प्रश्न पूछना है, आप हमारे एक्सपर्ट से जुड़ पाएंगे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हम कई सारे सेगमेंट को लेने वाले हैं। शुरुआत अगर हम करते हैं तो हम बातचीत यहाँ पे करेंगे डेंगू की बीमारी को लेकर, क्योंकि हम जान रहे हैं कि किस तरीके से डेंगू घर घर तक पहुँच रहा है और लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उससे हम कैसे बच सकते हैं। इसी के साथ में आज का जो दिन है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की भी जन्मतिथि है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और बहुत ही खास मेहमान भी हमारे बीच में हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ डॉक्टर प्रदीप चौरे, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक संगीत प्रेमी भी हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। सर, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। और इसी के साथ में हमारे बीच में डॉक्टर विजय सक्सेना सर हैं, MD मेडिसिन हैं, जो कि डेंगू के बारे में जानकारी देंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर विजय सर भी जो हैं संगीत में खासी रुचि रखते हैं, लेकिन आज हम उनसे जो बातचीत करेंगे वो बीमारी को लेकर करेंगे। तो हम आपका भी सर स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे बातचीत की, लेकिन उससे पहले यहाँ पे तिथि देख लेते हैं। क्या है आज की तिथि? विक्रम संवत 2079 शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। दिन है गुरुवार, तारीख है 8 दिसंबर 2022। इसी के साथ में जब हम बात करते हैं आज के दिन की, तो बहुत सारी ऐसी लिस्ट सामने आ जाती है जो कुछ इतिहास में घटित थी, लेकिन हम उसको कई बार नहीं ध्यान देते हैं। नमस्कार एमपी कार्यक्रम में हम उन सभी इतिहास को दोहराते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं आज के दिन में इतिहास में क्या कुछ खास था। 1967 की अगर मैं बात करती हूँ तो पहले पनडुब्बी INS कालवरी को सेना में शामिल किया गया था आज ही के दिन। 2002 की अगर मैं बात करती हूँ आज ही के दिन में, तो भारत की पारंपरिक जैव संपदा नीम, हल्दी और जामुन के बाद गौमूत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेटेंट किया था। आज ही के दिन 2005 की अगर मैं बात करती हूँ तो रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने सफ़ेद पृष्ठभूमि में हीरे के आकार के एक लाल क्रिस्टल को नए अतिरिक्त चिन्ह के रूप में स्वीकारा था। बहुत खास दिन। और इसी के साथ में अगर मैं जन्म की बात करती हूँ तो आज ही के दिन में 1897 को एक बहुत ही खास कवि और वक्ता के तौर पे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का भी जन्म हुआ था। ये तो बात कर दी थी हमने इतिहास में कि क्या कुछ खास था, लेकिन आज की अगर बात करते हैं तो विचार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आइए नज़र डालते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने आज हम के माध्यम से हम कौन सा विचार लेकर आए हैं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो कुछ भी आज हम हैं, ये हमारे विचारों की ही कल्पना जो हमने की है, वही हम आज साक्षात्कार में जी रहे हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं या हम जो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच में परिवर्तन लेकर आइए और फिर आप खुद चमत्कार देखेंगे आपके जीवन में कैसा होता है। इसी के साथ में हम जैसे कि बताया कि कार्यक्रम में कई सारे मुद्दों पे हम बात करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि मेहमान के तौर पे हमारे बीच में फिर से मैं आपको परिचय कराना चाहती हूँ। डॉक्टर प्रदीप चौरे जी हैं, और इसी के साथ में आज सब्जेक्ट एक्सपर्ट डेंगू के ऊपर बातचीत करने के लिए डॉक्टर विजय सक्सेना हैं। तो हम यहाँ पे शुरुआत तो सर डॉक्टर विजय सर आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि डेंगू के बारे में अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैर पसारता जा रहा है, लोगों को काफ़ी गंभीर परेशानियाँ भी हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले तो यही जानेंगे कि डेंगू बीमारी या बुखार जो है वो क्या है। डॉक्टर तपस्या, डेंगू जो है जिसको डेंगू दोनों तरह से बोला जाता है।
हमारे यहाँ डेंगू मोस्टली बोलते हैं। डेंगू जो है वो एक वायरल इलनेस है, वायरस से होने वाली बीमारी है, और ये जो बीमारी है ये मच्छर के द्वारा फैलाई जाती है। सो मच्छर की लार में ये पहुँचता है और वहाँ से दूसरे लोगों को संक्रमित करता है। ये एक वायरल इलनेस है जिसके 4 टाइप हैं, लेकिन मोस्टली टाइप 1 हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो सामान्य बुखार से लेके और इसके जो स्टेजेस हैं वो बढ़ के और कॉम्प्लिकेटेड डेंगू में कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि लक्षण जो है सामान्य बुखार से लेके बढ़ता हुआ कई सारे लक्षणों को दर्शाता है। तो ऐसे कौन से मुख्यतः लक्षण हैं जिनको देखकर या समझकर कोई भी व्यक्ति समझ सके कि नॉर्मल बुखार नहीं है, ये डेंगू हो सकता है, तो वो सामान्यतः कौन से लक्षण होंगे? एक्चुअली मच्छर काटने के 2 से 7 दिन तक मोस्टली एक पीरियड होता है जिसमें बुखार आना शुरू होता है। और जब फीवर आता है तो उसके साथ में हो सकता है कुछ रैशेस भी, बॉडी में कुछ चकत्ते भी आने लगें। और ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ पता है कि एंडेमिक एरिया है, एंडेमिक मतलब प्रायः पाए जाने वाली बीमारियों में से अगर वहाँ उस एरिया में डेंगू है तो हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, टेस्ट कराने की ज़रूरत है। और ये फीवर जो है वो 2 से 7 दिन के बाद, 3 या 4 दिन के बाद फीवर सबसाइड होने लगता है, एंड इसके बाद उससे रिकवरी भी हो सकता है और वो कॉम्प्लिकेशंस में भी जा सकता है। अगर रिकवरी होता है तो फीवर सबसाइड होता है और धीमे धीमे वो पेशेंट रिकवर होने लगता है। अगर कॉम्प्लिकेट होता है तो उसका सेकंड एक जो स्टेज है दैट इज़ लो प्लेटलेट्स काउंट, जो खून के थक्का जमने वाले कण हैं वो कम होने लगते हैं और ब्लीडिंग की चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट इज़ नोन एज डेंगू हेमरेजिक फीवर। उसके आगे अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है सो डेंगू हेमरेजिक फीवर के बाद डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाता है। यहाँ पर ब्लड में से तरल जो है वो जो कैविटीज़ हैं उसमें रिलीज़ होने लगता है और वहाँ पर इफ्यूज़न होने लगते हैं, असाइटिस लाइक पेट में पानी भरना, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ब्लड प्रेशर फॉल होता है और पेशेंट शॉक में चला जाता है। ये दोनों सिचुएशन लीथल होती है। बिल्कुल, और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, दमोह से जुड़े हैं महेंद्र पटेल जी। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में, प्रश्न कीजिए। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम बेहद अच्छा कार्यक्रम है। मेरा विषय डेंगू से संबंधित है कि जो गांव में जो महिलाएं होती हैं और नहीं समझ पाती हैं डेंगू के लक्षण, विभिन्न प्रकार के बुखार आजकल देखने को मिलते हैं, तो कैसे पहचान है? जांच में भी 4-5 दिन की देरी हो जाती, गांव में 1-2 दिन दवाई गोली लेते रहते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि वो डेंगू से ग्रसित है, तो फिर उसकी मौत हो जाती है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। प्राथमिक उपचार कैसे, जानकारी। बिल्कुल महेंद्र जी, यहाँ पे लक्षणों को लेकर तो हम बातचीत कर चुके हैं हमारे अभी पहले प्रश्न में, लेकिन अगर जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि कौन से टेस्ट होंगे, वो हमारे कार्यक्रम में लगातार हम इन सारी जानकारी को आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपका जो प्रश्न चिंता का विषय है कि लोगों की मृत्यु हो जाती है, उससे कैसे बचा जा सकता है, संक्षेप में चाहूँगी कि आप बताएं, क्योंकि बाकी तो हम कार्यक्रम में लेंगे। बिल्कुल, देखिए जब भी किसी तरह का फीवर आ रहा है और मोस्टली जब ये बारिश के आसपास से शुरू होता है और ये फीवर जब पता होता है कि डेंगू, मैंने जो वर्ड यूज़ किया था एंडेमिक और एपिडेमिक। सो एंडेमिक है, हमें पता है कि ये होता है, हमारे यहाँ पर मच्छर हैं और मच्छरों के काटने से प्रॉब्लम है, मच्छरों ने काटा है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो कोई भी बुखार हो उसको आप बिल्कुल मोस्टली ये होता है कि हम अवॉइड करते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि बुखार है, हम पैरासीटामॉल खा लेते हैं और 2-4 दिन घर में बिता लेते हैं। ऐसा कभी ना करें। तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से संपर्क करके और तुरंत प्राइमरीली जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट कराएं। अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो तुरंत डेंगू का टेस्ट होना चाहिए, तो ये कॉम्प्लिकेशन होने से बच जाएगा। बिल्कुल, यानी कि तुरंत ही आप उपचार जो है अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आप कोई भी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। डॉक्टर प्रदीप जी, मैं तपस्या जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जनता को डेंगू के बारे में एक चीज़ और ज़रूरी पता लगे, डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि इसका कोई खास मच्छर होता है क्या? इसका मच्छर खास होता है, वो जो है एडीज़ मच्छर की वैरायटी है जिसको हम टाइगर मस्किटो बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ऊंचाई पे नहीं उड़ता है, ऐसा कहा जाता है कि ये प्रायः दिन के समय में काटता है। ऑल्दो ये सारी चीज़ें अब एक मिथ बन के रह गई हैं, ये दिन के बाद भी काट सकता है, ये हाइट पे भी पहुंच सकता है, बिकॉज लिफ्ट और आपके साथ में ये जा सकता है। तो ये एडीज़ मच्छर है जो जिसके काटने से ये होता है। इसको पहचाना कैसे जाता है? सर मैंने बताया, ये देखने में आप जैसे उसके ऊपर धारियां होती हैं टाइगर की तरह, तो इसीलिए बिल्कुल, तो वो टाइगर मॉस्किटो, दैट्स व्हाई उसको बोलते हैं।
जी, बहुत अच्छी जानकारी। और यहाँ पे मेहमान खुद प्रश्न कर रहे हैं, दर्शकों की बहुत सारी उलझनें जो होती हैं प्रश्न को लेकर यहाँ पे सॉर्टेड है। डॉक्टर प्रदीप जी, हम सब आपको नाक कान गले के विषय पे हमेशा बुलाते रहें, उस पर चर्चा करते रहें। आज बड़ा अलग ही बात है क्योंकि आज आप संगीत को लेकर हमारे साथ में जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका डॉक्टरी पेशे के साथ में संगीत में कैसे रुचि आई और कब से आई? नमस्कार दर्शकों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बेसिकली ENT सर्जन हूँ, जो पिछले 37 साल से मैं यहाँ पर भोपाल में नाक कान गले की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये संगीत की रुचि मेरी माँ से थी, क्योंकि वो खंडवा की थी और बहुत अच्छे निमाड़ी लोकगीत गाती थी, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। और मैंने शुरुआत करी स्कूल के ज़माने में, जब मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट ईदगाह में पढ़ा करता था, जहाँ पर जया भादुड़ी जी हमारी सीनियर थी। तो वहाँ मैंने बेंजो बजाना शुरू किया। फिर मैंने कई प्रोग्राम, उस टाइम भी यूथ प्रोग्राम हुआ करते थे यहाँ पर जो रेडियो पे, युव वाणी में मैंने बहुत बांसुरी बजाई, माउतोरन बजाया और बेंजो बजाया। उसके बाद में जब हम मेडिकल कॉलेज पहुँचे, वहाँ मैंने ड्रम्स बजाना शुरू किया। तो जॉर्ज ड्रम, कॉन्गो ड्रम बजाना शुरू किया, कीबोर्ड, और आजकल मैं सैक्सोफोन पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके ये म्यूज़िक एक पैशन है मेरे लिए, एक बहुत रिलैक्सेशन चीज़ होती है ये। ऑपरेशन करके आते हैं और थोड़ा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग थोड़ा सा वो रहता है आपका बिजी, तो उसमें रिलैक्स करने के लिए म्यूज़िक से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और मैं आपको वैसे बता दूं कि मैं थिएटर में भी था। मैंने MK रैना साहब के निर्देशन में एक नाटक में मैंने काम किया था, रंग मंडल उस जमाने में हुआ करता था, रंग शिविर। राजीव जी हमारे सीनियर हुआ करते थे, बट मेडिकल में टाइम देने के कारण मैं ज़्यादा थिएटर से जुड़ा नहीं रह पाया। लेकिन हाँ, म्यूज़िक मेरा पैशन है, मैं गाना गाता हूँ, गज़ल भी गाता हूँ और थोड़ा बहुत करते रहते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मल्टी टास्किंग, मल्टी टैलेंटेड अगर प्रतिभा की बात की जाए तो यहाँ पे सभी इस समय मंच पे सभी वैसे ही मौजूद हैं। और यहाँ पे सर, मैं आपसे सबसे पहले क्या आप दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? ये ज़रूर, मैं एक धुन सुनाना चाहूँगा जो कि फिल्म शोले की है। वो एक प्रकार से थीम धुन है, इसकी थीम। उसमें आपने देखा हुआ अमिताभ जी वहाँ पर माउतरन बजाते रहते हैं और जया जी वहाँ पर बत्ती जलाती रहती हैं। तो उसकी एक धुन है जो मैं आपके सामने सुनाना चाहूँगा, शोले की। ये एक माउतरन, छोटा सा माउतरन होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इसके विशेषताएं हैं। इसको पक बोलते हैं, PUC के पक। लेकिन ये बहुत ही सुरीला होता है। ये है तो मेरे पास बड़े वाले भी हैं, लेकिन इसकी बात ही अलग रहती है। तो मैं आपको शोले की धुन को सुनाना चाहूँगा। वाह, आपने, अगर मैं बोलूँ कि अगर हम गिटार की बात करते हैं या फिर हारमोनियम की बात करते हैं, सबके कोई ना कोई गुरु होते हैं। तो आपने किससे सीखा माउथ ऑर्गन की अगर मैं बात करूँ तो? ये एक ईश्वरीय देन है। मेरा कोई गुरु नहीं था, मैं सिर्फ देख करके अपने आप ही बजाता रहा। धीरे धीरे करके मैंने वैसे जो काफ़ी अच्छे अच्छे जो मैंने उस टाइम पे रेडियो पे प्रोग्राम आया करते थे गिटार के, हवाइन गिटार के, वो सुन सुन करके मैंने माउथोरन पे वही धुन निकालना शुरू किया और धीरे धीरे करके स्कूल के प्रोग्राम्स में बजाना शुरू किया और बस यही कारवां बढ़ता गया आगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि मेडिकल में अपना काम करते हुए जब हम संगीत से जुड़ते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर प्रदीप सर भी बता रहे हैं कि हम स्ट्रेस को रिलीज़ कर पाते हैं। इसके बारे में हम और भी जानेंगे। और यहाँ पे लेकिन डॉक्टर विजय सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कहा जाता है कि ऐसा सुना गया है कि डेंगू अगर सेकेंड टाइम हो जाता है तो वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है आपकी लाइफ के लिए, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए वैसे तो जो मेडिकल साइंस कहता है वो ये कहता है कि एक बार अगर किसी, जैसे मैंने बताया कि 4 स्ट्रेन है, अगर एक वायरस से होता है डेंगू, तो उसके लिए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। बट हो सकता है कि दूसरा वायरस अगर वापस से आके और डेंगू क्रिएट करता है, जो कि पाया गया है, ऐसे में कॉम्प्लिकेशंस या कॉम्प्लिकेटेड डेंगू पाए गए हैं और मोस्टली ऐसे केसेस में ज़्यादा पाए गए हैं। सो समटाइम्स एक स्ट्रेन से अगर इम्यूनिटी डेवलप है और दूसरे स्ट्रेन से होता है तो कॉम्प्लिकेटेड और गंभीर बीमारी देखी गई है, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल, यानी कि अगर हम देखें कि फिर से अगर रिलैप्स हो जाता है तो वापस से जो कॉम्प्लिकेशंस के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूँ संक्रमण की, तो क्या ये संक्रमित होता है? अगर किसी को, व्यक्ति को, घर में अगर किसी एक को डेंगू फीवर हो जाता है तो क्या दूसरे अन्य सदस्यों को भी हो सकता है क्या? देखिए ये डायरेक्ट संक्रमण से नहीं होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं होगा। डेंगू जो है वो मैंने जैसा बताया कि मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है, पर ये हाँ, अगर ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, ब्लड के थ्रू आ सकता है, ऑर्गन जो डोनेशंस हैं उसके थ्रू आ सकता है, मदर से बच्चे को आ सकता है जब वो डिलीवरी होती है। तो ये कारण है जिसमें से ये हो सकता है, ये एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये मैं बोलूँगी सिर्फ एक भ्रांति है, जिसमें हम कई बार ऐसे देखते हैं घर में अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है तो हम उनके पास नहीं जाते हैं, ये सोच के कि हमको ना हो जाए। तो यहाँ पे संक्रमण जो है नहीं होगा, आप उनके पास जा सकते हैं, आप उनका ख्याल भी रख सकते हैं। इसी के साथ में डॉक्टर प्रदीप सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, आप सर्जन हैं, आपकी ओपीडी रहती हैं, तो आप कैसे प्रैक्टिस का समय कैसे निकालते हो? क्योंकि संगीत समय मांगता है, तो आप कैसे समय देते हैं उसे? देखिए, कभी कभी क्लिनिक भी मेरा स्टूडियो बन जाता है जब मैं थोड़ा फ्री रहता हूँ। और ख़ास करके मेरी एक यूट्यूब पे मैंने एक चैनल डाली है, डॉक्टर प्रदीप शौर्यज़ म्यूज़िक चैनल। तो जिस टाइम पे कोरोना हुआ था तो मैं कोरोना के पेशेंट्स ट्रीट किया करता था और मैंने कभी भी पिट नहीं दिखाई। पूरे टाइम मैंने कोरोना में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने कोरोना के पेशेंट्स ट्रीट नहीं किए। इस दौरान मेरे को भी हो गया था, लेकिन उस समय काफ़ी समय मुझे मिला तो मैं वहाँ पर मेरा जो असिस्टेंट था वो रिकॉर्ड किया करता था और मैं अपने वीडियो उसमें मैंने डाली हैं बहुत सारी। तो उसमें मैंने गाने भी गाए भी हैं और मोहतरम के गीत भी बजाए हैं और उसमें मैंने चैनल पे डाले हैं। तो क्लिनिक तो सबसे बड़ा स्टूडियो है मेरा, और बाकी घर में जब मौका मिल जाता है वहाँ बजा लेते हैं। और हम कुछ दोस्त लोग हैं जो अक्सर मिला करते हैं और हम लोग अपना म्यूज़िक के प्रोग्राम किया करते हैं, तो वो भी कभी 15 दिन, महीने में एक आध बार बैठ जाते हैं। लेकिन म्यूज़िक ऐसा है कि छूटता नहीं है, सब इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं और बस जाकर के उसको ऑन करना है और चालू करना है। जैसे ही आपने बोला कि मेरा क्लिनिक स्टूडियो बन जाता है, विजय सर के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई, क्योंकि वो संगीत प्रेमी वो भी हैं, तो उनका भी क्लिनिक कई बार जो हॉस्पिटल है वो शायद स्टूडियो में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे सर मैं आपसे प्रदीप सर ये भी जानना चाहती हूँ कि कई बार लोग बड़े बहाने करते हैं, उनको शौक़ होता है किसी काम का, लेकिन उसके बाद भी बहाने रहते हैं कि हमें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती कि हम रियाज़ को समय दे पाएँ। तो यहाँ पर जो आपकी बात है वो इस बात को बिल्कुल खारिज कर देती है कि ऐसा नहीं है, अगर आपकी चाह है तो आप कर सकते हैं। अब आप क्या पेश करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? आप एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो ये कह रहा है कि इसके पास समय नहीं है, वो दूसरों को नहीं, खुद को मूर्ख बना रहा है। क्योंकि अगर समय तो निकालने से निकलता है, समय सबके पास रहता है लेकिन निकालना पड़ता है उसके लिए। अब मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊँगा जो कि फिल्म जो है इवनिंग इन पेरिस का है, जिसमें शर्मिला जी थी, शर्मिला टैगोर जी थी, और जो हमारे भोपाल की बहू भी हैं, और साथ में थे कपूर परिवार की फेमस, जो जिसको कहा जाए कि हीरो जो थे, शम्मी कपूर जी थे। उसमें मैं आपको एक गीत सुनाऊंगा, उनका बहुत ही फेमस गीत है ये, और ये गाना मेरे बड़े दिल के करीब है। ये मैंने एक प्रोग्राम में भी किया था, कैंपन स्कूल में।
रात के हमसफर। Yes. बहुत ही ब्यूटीफुल Very सर। nice, sir. और जनरली हम देखते हैं कि गिटार बजाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, हम सुन पाते हैं उसको, हारमोनियम सुन पाते हैं, पर माउथ ऑर्गन सुनना इट्स वेरी रेयर। मतलब आज लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस तरीके की चीज़ों को भी आज विलुप्त नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादातर मुझे देखता है कि हारमोनियम और उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं सीखने पे। इसी के साथ में मैं विजय सर आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कोई एंटी डेंगू ड्रग या वैक्सीनेशन भी अवेलेबल होता है डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए? देखिए अभी इंडिया में तो इट्स लाइक अभी जो फेजेस हैं ट्रायल के, उसमें थर्ड और फोर्थ फेज़ में ट्रायल हो रहा है, बट एक जो है डेंग वैक्सिया के नाम से एक वैक्सीन है जो 9 से 16 साल के बच्चों के लिए यूज़ किया गया है। और अभी इसमें इसलिए मैंने जो बात की ना कि क्योंकि 4 स्ट्रेन होते हैं, तो वैक्सीन की इफेक्टिविटी तभी होगी जब वो चारों स्ट्रेन पे काम करें, तो इसलिए अभी वो अंडर ट्रायल है। मुझे लगता है अभी फ्यूचर में जल्दी शायद वैक्सीन अवेलेबल होगा। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि जब बुखार आता है तो सबसे पहले जो व्यक्ति हैं वो एंटीबायोटिक ले लेते हैं घर पे, पैरासीटामोल ले लेते हैं, तो क्या एकदम से जब बुखार आ रहा है और हम एंटीबायोटिक खुद के ही हम डॉक्टर बन जाते हैं, वो कितना सही होता है खुद के लिए? बिल्कुल डॉक्टर तपस्या, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, और जो बात अभी जो फ़ोन पे सवाल भी पूछा गया था वो यही था कि सेल्फ मेडिकेशन सबसे ख़तरनाक है। और मैंने जैसे सबसे पहले बोला कि डेंगू एक वायरल इलनेस है, वायरस से होने वाली बीमारी है, तो एंटीबायोटिक का डायरेक्टली तो इसमें कोई रोल है ही नहीं, और एंटीवायरल कोई मेडिसिन डेंगू के लिए अभी तक बनी नहीं है। सो यू नो सिम्टमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। हाइड्रेशन अच्छा रखें, पानी अच्छे से पीते रहें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नज़र आए तो तुरंत जाके हॉस्पिटल में या अपने डॉक्टर से बात करें, हॉस्पिटल में जाके एडमिट होने जैसा लगता है तो एडमिट हो जाए। बिल्कुल। एक यहाँ पे ये भी प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि अगर किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को डेंगू का बुखार आ जाता है तो क्या उसके फीटस को भी इसका नुकसान हो सकता है? इससे हम ज़रूर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अशोक जी जुड़ गए हैं जबलपुर से। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। प्रश्न कीजिए। जी हाँ अशोक जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। शायद हमारा मैडम डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर ये डेंगू से कोई डेंगू के मच्छर काट लेते हैं, लोगों को पता नहीं रहता कि डेंगू के मच्छर कौन से हैं और कैसे काट लेते हैं, उससे लगातार बुखार चढ़ता है, लोग समझ भी नहीं पाते हैं और उनको डेंगू हो जाता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इनको समाप्त करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, और साथ ही सर को गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, और सभी दर्शक लुत्फ उठा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और म्यूज़िक सुनाया जा रहा है। सर जैसे उनका चिंता का विषय बिल्कुल सही है कि ये तो हम बातचीत कर रहे हैं कि बीमारी क्या होती है, लेकिन बचाव क्या होना चाहिए उस पर हम ज़रूर बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूँगी मेरे प्रश्न से पहले हम दर्शक का ये प्रश्न ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए बचाव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम जो है वो मच्छर को पैदा ना होने दें और हम मच्छर से बचें, बिकॉज़ ये बीमारी आपके पास मच्छर के थ्रू आ रही है। आप मच्छर से कैसे बच सकते हैं? तो मच्छर से बचने के लिए ये जो मच्छर होता है, जो बारिश का पानी भर जाता है बाहर, कोई चीज़ें हैं, हम लोग पॉट रखते हैं या कूलर खाली नहीं करते हैं, जो पानी भरा हुआ पानी है, ये मच्छर वहाँ पे जाता है, वहाँ अपना लार्वा ये क्रिएट करता है। सो इस मच्छर को हम अगर होने नहीं देंगे तो हम डेंगू से बचने का एक स्टेप क्लियर कर लेते हैं। दूसरा ये है कि हम जिससे बाहर जाते हैं, यहाँ पर एक्सपोज होते हैं, वहाँ पर हम कुछ क्रीम या वो लगा के जा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मच्छर से बचना ही इसका डेंगू से बचने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय है। बिल्कुल, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जितना हो सके हम साफ़ सफाई अपने घर में और घर के आसपास भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि कई बार हम लोग घर को तो बहुत चमकाते रहते हैं लेकिन घर के आसपास हम वही अपने कचरे को डंप कर देते हैं और वहीं से ही मच्छर की पैदावारी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले अपने घर को सुरक्षित रखना है, साथ में हमें जो हमारे आसपास जगह है उसको भी सुरक्षित रखें, पानी नहीं वहाँ पे कहीं पे भरने देना है। और इसी के साथ में जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर बता रहे हैं कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है और ऐसे जो भी ऑइंटमेंट जो आपको मच्छर से बचा सकते हैं उसका भी ध्यान रखें। इसी के साथ में जो मेरा प्रश्न था वो आपसे ये था कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन को फीवर हो जाता है, डेंगू फीवर आ जाता है, तो क्या फीटस भी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है वो? बिल्कुल सर, हम फिर से अपना प्रश्न बाद में लेंगे क्योंकि हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। हम आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। प्रश्न कीजिए। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि अगर डेंगू को हराना है तो सावधानी अपनाना है,
कुछ लक्षण हम लोगों को जानकारी होते हैं, जैसे पेट दर्द या बुखार होना, जी मचलाना। इनके मुख्य लक्षण क्या क्या है? दूसरी चीज जो बचाव में होता है कि सोते समय में मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, गमलों पर पानी जमा न होने से बर्तनों टंकी की पूरी तरह साफ रखें, मच्छरों को के कटने के बाजू कपड़े पहनना चाहिए, पूरे स्किन के टायर पुराने को दे। इसके अलावा और जो बचाव के उपाय क्या करने चाहिए, क्योंकि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये सब मच्छर से जनित बीमारी होती है, तो इनसे किस प्रकार से निजात मिल सके? बिल्कुल नयन स्वरूप जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही आप जागरूक कॉलर हैं, जिस तरीके से आपने प्रश्न किया और उसका खुद जवाब भी दे दिया है, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात है। इतना जागरूक होना हमारे समाज के लिए बहुत बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें दर्शाता है। और इसी के साथ में मेरा जो प्रश्न था सर, मैं आप वापस उस पर आना चाहती हूँ। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिएगा नयन स्वरूप जी, और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे कि क्या हो सकता है। बिल्कुल, मदर से फीटस में ये हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ये डेंगू जो है वो प्रेग्नेंट वुमन में होता है, सो प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, और प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। और अगर हम फुल टर्म पे पहुंचते हैं, डिलीवरी होती है, तो ये बच्चे में भी हो सकता है। और मोस्टली डेंगू जो है वो कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा खतरनाक होता है। अच्छा, अगर मैं इसी में प्रश्न एक ऐड करती हूँ, अगर कोई भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग पर बच्चा है तो और उसको अगर डेंगू हो जाता है, तो क्या उसको अवॉइड करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए? नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू डेंगू नहीं होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप हेल्दी महसूस कर रहे हैं, तो आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। बिल्कुल। एक और मेरा सवाल यहाँ पे सर आपसे, क्योंकि आम तौर पे सर प्रदीप सर ये होता है कि जब भी डेंगू होता है तो लोग पपीते की पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं, कीवी फ्रूट पे डिपेंड हो जाते हैं, या फिर ऐसे जो बोला जाए कि बकरी के गाय को लेकर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कितनी सही होती हैं इलाज को छोड़ पे, उस पर हम ज़रूर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू हैं भोपाल से। हम आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में, प्रश्न कीजिए। आवाज सुनाई दे रही क्या डॉक्टर सत्या? हाँ जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, आप प्रश्न कीजिए। हाँ, सबसे पहले तीनों डॉक्टर्स को नमस्कार। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिजियोथेरेपिस्ट, एक मेडिसिन वाले डॉक्टर और एक सर्जन। थैंक यू। मैं प्रदीप चोरे जी को, डॉक्टर प्रदीप चोरे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ उनका म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट है। मैं भी जब पीएचडी कर रहा था तो मेरा सिंगिंग में बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट था सागर यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे लोगों को देखकर बहुत खुशी होती है। अब मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ डेंगू से रिलेटेड डॉक्टर विकास से। मेरा प्रश्न ये है कि सामान्यतः ऐसा लोगों में एक आम धारणा है कि ये जो बीमारी है डेंगू फीवर, ये मच्छर के काटने से होती है, लेकिन इसको वायरल फीवर के नाम से जाना जाता है। वायरस की भूमिका कहाँ पर आती है इसमें? एक तो ये कि वायरस की भूमिका कहाँ पर आती है, क्या कैरियर के रूप में काम करता है वायरस? दूसरा ये है, कई बार ये देखा गया कि बहुत फिजिकली स्ट्रांग व्यक्ति की भी डेंगू से डेथ हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट तो इसमें कम हो जाते हैं, तो प्लेटलेट को तो मेकअप किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है। लेकिन जैसे यश चोपड़ा की जो डेथ हुई थी वो डेंगू फीवर की वजह से हुई थी। तो कितने फिजिकली फिट था, ठीक है, एक एजिंग अलग वो है, लेकिन उनकी साउंड वो फिटनेस थी। तो इसका थोड़ा सा प्लीज बताइए कि डेथ क्यों हो जाती है। और दूसरा, यदि आप बोले कि म्यूजिशियन के रूप में आपने इनवाइट किया है, क्या डॉक्टर प्रदीप चोरे से मेरा एक ईएनटी से रिलेटेड प्रश्न है, पूछ सकता हूँ क्या मैडम? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। जी डॉक्टर प्रदीप चोरे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई बार जो इस चीज से रिलेटेड या आवाज से रिलेटेड प्रोफेशन वाले लोग होते हैं, सिंगर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, या जो कथा प्रवाचक होते हैं, या जो भी आवाज से प्रोफेसर वगैरह या नेता लोग होते हैं, उनको गले में क्या नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है या सो कॉल्ड लेरिंजाइटिस हो जाता है। तो आपके इंग्लिश डिपार्टमेंट में या एलोपैथिक मेडिसिन में उनको सर्जरी के द्वारा उस नोड्यूल को ऑपरेट कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि बाद में एलोपैथी में वो नोड्यूल्स के फिर से रिकरेंस के चांसेस होते हैं। तो इसका क्या कारण होता है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और चांस की बात है, आज मैं एक वोकल नोड्यूल ऑपरेट करके आ रहा हूँ सुबह। इसको हम लोग जो वोकल नोड्यूल हो जाते हैं एक्सेसिव वोकल अब्यूज से कारण, यानी बहुत ज़्यादा, जैसे सिंगर्स में होता है इसको हम बोलते हैं सिंगर्स नोड्यूल, टीचर्स में होता है इसको हम बोलते हैं टीचर्स नोड्यूल, हॉकर्स में होता है हॉकर्स नोड्यूल बोलते हैं। तो जब एक्सेसिव वॉइस यूज होती है या अब्यूज होती है, तो उसमें उस जगह पे जो है ना वोकल कॉर्ड्स जो रहते हैं, हमारे स्वर यंत्र जो रहता है, उसमें वहाँ पर एक जगह एक नोड्यूल बनना शुरू हो जाता है। नोड्यूल मतलब एक ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो वक्त जब तक रहता है आप उसको दिखा देते हैं तो वो ठीक भी हो सकता है 100% बिना किसी सर्जरी के,
ये भी ठीक हो जाता है। मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है। लेकिन अगर यही चीज़ कंटिन्यू रही तो आगे जा कर के ये वोकल नोड्यूल के रूप में डेवलप होता है, जो फिर वापस नहीं होता। ऐसे में फिर हम लोगों को उसमें से हटाना पड़ता है। मैंने कई सिंगर्स के वोकल कॉर्ड में से वोकल नोड्यूल्स हटाए हैं। तो ये है, अब आप कोई भी मेडिसिन दे दीजिए, कोई भी पैथी दे दीजिएगा, एलोपैथी हो, होम्योपैथी है या कोई और भी हो, लेकिन अगर वोकल अब्यूज़ चालू रहा ऑपरेशन के बाद में भी, अगर वही चीज़ चालू रही और एक्सेसिव वॉइस यूज़, हम बोलते हैं पंचम स्वर में, पंचम स्वर में उसके चिल्लाना, चीखना, गाना चालू रहा तो फिर से हो सकता है। इसलिए उसके बाद में आपको वोकल जो है रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रश्न था वो बहुत ही अच्छा था और उसका जवाब भी मुझे लग रहा है संतुष्ट होंगे यहाँ पे प्रदीप जी। सर मैं अब आपका लिए जो प्रश्न था मैं उस पर आना चाहूँगी। इन्होंने डॉक्टर प्रदीप ने जो सवाल पूछा था, ये वायरस जो है, ये वायरस जो है ये वायरस से होने वाला बीमारी है। तो इसमें जो इसके वेक्टर है, जो कैरियर का काम कर रहा है, वो मच्छर कर रहा है। ये मच्छर से होने वाला बीमारी नहीं है, बीमारी वायरस से होने वाला है। तो आपने जो सवाल किया था उसी में आपका जवाब था। दूसरी बात यह है कि आपने एक सवाल किया था पपीते के रस का और उन सारी चीज़ों का, मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए अभी इसका कोई एज सच कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि व्हाट इज़ द रीज़न, क्या कारण है जो पपीते के कारण से प्लेटलेट काउंट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये पाया गया है कि पपीते की जो पत्तियां हैं उसके कारण से स्पेशली इन डेंगू के प्लेटलेट जो कम होते हैं, बाकी प्लेटलेट कम होने की बीमारियों में नहीं, पर डेंगू के प्लेटलेट्स जो कम होते हैं उसको बढ़ाने के लिए पत्ते की वो करते हैं। बट मुझे लगता है वो देसी चीज़ें ना करके आजकल मार्केट में इसकी रिफाइंड मेडिसिन आती हैं, वो इस्तेमाल करें, अदरवाइज गैस्ट्राइटिस, वॉमिटिंग और दूसरी प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। बिल्कुल डॉक्टर विजय सक्सेना सर, आप लगातार बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अंत में क्योंकि समय की बहुत कमी है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों को? देखिए मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी जब अपने इनिशियल फेज़ में होती है तब उसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, और जब वो अपना रुद्र रूप ले लेती है, वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तब उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और कई बार आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास भी आप उस समय पहुंचते हैं जब चीज़ें आगे निकल जाती हैं। तो कभी भी जब एक हल्का बुखार हो और आपको लगता है कि अभी आसपास की एरिया में डेंगू है या मच्छर काटने से ये हो सकता है, आपके आसपास मच्छर हैं, तो तुरंत इस पे अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसकी जांच कराएं और सही इलाज की तरफ अग्रसर हों। बिल्कुल, हमारे बीच में डॉक्टर विजय सक्सेना एमडी मेडिसिन मौजूद थे, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी डेंगू को लेकर दी। यहाँ पे समय निकाल कर आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारे कार्यक्रम में कई सारे रंग होते हैं, यानी कि अभी और भी रंग बाकी हैं। हम आपको एक छोटे से विराम के बाद में एक बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार से मुलाकात करवाएंगे और बातचीत भी करेंगे उनसे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से विराम का, कहीं मत जाइएगा। हमारे आज के सेगमेंट से मिले सुर। आज झूम ले, नौटंकी। हम किसी से कम नहीं में मेरी सहयोगी जीवा आपकी मुलाकात कराएगी मंदाक जी से। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? जी मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ की। ये जो सफलता आपने प्राप्त की है, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? विराम के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार एमपी, मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, जैसे कि मैंने विराम से पहले आपको बताया था कि हमारे बीच में साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार
मौजूद हैं जो कि यहाँ पर हमारे साथ में आ गए हैं, मिल गए हैं यहाँ पे, और डॉक्टर विनय राजाराम जी उनका नाम है। और मैं उनसे आज जो बातचीत करने वाली हूँ वो बहुत ही ख़ास यहाँ पे विषय है, क्योंकि आज का जो दिन है वो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जिनकी जन्म तिथि है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और इसी के साथ में मेरा जो सबसे पहला प्रश्न है वो यही है कि क्योंकि आज बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की जन्म तिथि है, तो उनका कहाँ जन्म हुआ था, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और मध्य प्रदेश वैसे भी संस्कृति और साहित्य की नगरी है। आप जानते हैं उज्जैन में कालिदास हुए, और उज्जैन हमारे कृष्ण जी की विद्यास्थली भी है। हम राजा भोज की नगरी में रह रहे हैं, तो ऐसी जगह पर हमारे इसी मध्य प्रदेश में बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म हुआ। ये बहुत गौरव की बात है। वे शाजापुर के भियाना नामक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था, और 1857 में उनका जन्म हुआ है आज ही के दिन। ये जैसे आज याद करा, तो उस समय का जो परिस्थितियां थी उस समय की, वो थोड़ी विपरीत परिस्थितियां थी, क्योंकि हम लोग उस समय अंग्रेज़ों के अधीन थे। बिल्कुल। तो ये उस समय, परंतु उनका जन्म उसमें उनके पिताजी और उनकी माता राधाबाई के साथ उनका जन्म हुआ। उनका वहीं बिल्कुल ये भियाना नाम के स्थान पर। बिल्कुल। इसी के साथ में अगर मैं शिक्षा की बात करती हूँ तो शिक्षा उनकी कहाँ प्राप्त हुई, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ है शाजापुर में, तो फिर अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो वो यहीं पे रही या बाहर गए उसके लिए? जी, जैसे कि मैंने बताया कि उस समय की परिस्थिति कुछ विपरीत सी थी। अंग्रेज़ों का समय था, और परिवार भी बड़ी कठिनाई से, क्योंकि बहुत छोटा परिवार था उनका, उसमें से निकलकर पढ़ाई भी करना था। लेकिन उनके माता पिता उनकी पढ़ाई के प्रति बहुत आश्वस्त भी थे और उत्सुक भी थे। तो कहते हैं कि वो उनकी जो माध्यमिक शिक्षा थी वो शाजापुर में ही पूरी हुई है। और शाजापुर के बाद जब उन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली है तो उज्जैन उनको भेजा गया। उज्जैन में उन्होंने और आगे की उच्चतर माध्यमिक के लिए शिक्षा के लिए वहाँ पहुँचे। वहाँ जब वो पढ़ाई कर रहे थे उसी दौरान उनको एक ऐसा मौका मिला कि उनको लगा कि और आगे की पढ़ाई के लिए उनको जाना है आगे। तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर उनको हमारे जो दादा हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जानते होंगे आप लोग, तो उन्होंने उनको देखा, शायद वो बहुत मेधावी छात्र रहे होंगे, और तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लगा कि उनको कहीं और भेजा जाए। तो उनके संपर्क में आने से माखनलाल जी ने उनको गणेश शंकर जी से परिचय कराया। और गणेश शंकर जी उस समय कानपुर और लखनऊ के बीच में एक पत्रिका निकालते थे, प्रताप नाम की पत्रिका। तो पत्रिका में काम करने के माध्यम से उन्होंने उनको वहाँ बुलाया, और वहाँ जाकर उन्होंने फिर बीए की पढ़ाई शुरू करी। तो ऐसा कहते हैं कि 2-3 साल वहाँ पढ़ी, तीसरे साल ही लगभग शायद उन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं की, और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए थे। वो समय ऐसे ही था उस समय। बिल्कुल। इसी के साथ में डॉक्टर प्रदीप सर, मैं आपसे अब अगला आप कौन सा गीत सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों? देखिए, एक और बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। उस गीत के बाद में 2 लोग बहुत फेमस हो गए थे। एक तो राजेश खन्ना उससे बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, और दूसरे किशोर कुमार, जहाँ पर उनको ब्रेक मिला था। फिल्म शर्मा टैगोर और राजेश खन्ना जी की थी। गीत के बोल थे मेरे सपनों की रानी, वो मैं सुनाऊंगा, जो कि वातावरण पे बहुत ही ज़्यादा
वाह, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। यहाँ पे डॉक्टर विनय, मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैडम कि अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अगर हम बालकृष्ण की बात करते हैं तो उनको एक साहित्य के तौर पे, कवि के तौर पे हम सब बालकृष्ण जानते शर्मा हैं। नवीन उनका हाँ, नाम है। तो हाँ। अगर मैं बात करती हूँ उनके राजनीतिक करियर के बारे में, तो क्या उनका राजनीति में भी रुझाव रहा, और अगर रहा है तो क्या कोई ऐसा राजनेता रहा है जो उनसे बहुत प्रभावित रहा? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीए तृतीय वर्ष की पढ़ाई के साथ ही वो गांधी जी के द्वारा आहूत जो नॉन कॉपरेशन वाला मूवमेंट था उसमें वो जुट गए थे असहयोग आंदोलन में, और उससे उनको एक तरह से राजनीति में जाने का एक मौका भी मिला, और आगे उन्होंने राजनीति के प्रति उनकी रुचि अधिक से अधिक विकसित होती चली गई, क्योंकि वो मूलतः कवि हृदय के थे, साहित्य से जुड़े थे, फिर संपादक भी बन गए थे इस बीच में, प्रताप के प्रभा नाम की एक पत्रिका के भी संपादन करते थे। तो उनका संपादन का जो कार्य था वो भी, और उसके साथ लिखने का पूरा उनका चलता रहा। परंतु इस बीच में उनको जो राजनीति के प्रति रुचि जागृत हुई थी वो बहुत एक तरह से उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और अपने करियर को उन्होंने बहुत कुछ उससे जोड़ भी दिया था। तो उनसे प्रभावित आपने बात कही है तो आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आपने सुना होगा। हमने ये जाना है, सुना है उनकी कविताएं, और वो खुद भी बालकृष्ण शर्मा जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अटल बिहारी जी भी हमारे मध्य प्रदेश के, और बालकृष्ण शर्मा जी भी हमारे मध्य प्रदेश के। बहुत अच्छी रोचक बात यहाँ पे आपने बताई। इसी के साथ में डॉक्टर प्रदीप सर, क्योंकि यहाँ पे मुझे बांसुरी भी दिख रही है, आप साथ में लेकर आए हैं, तो क्या आप उस पर भी कुछ सुनाना चाहेंगे? मैं कोशिश करूंगा, वैसे बहुत दिन से मैंने बांसुरी बजाई नहीं है, लेकिन ज़रूर सुनाना चाहूँगा मैं आपको जी। एक फिल्म आई थी बहुत पुरानी, मधुमती जी। उस मधुमती फिल्म में दिलीप कुमार जी और ये वैजंती माला जी थी, तो उसका एक गीत है।
बांसुरी भी मैं देखूंगी अगर बात करूं तो बहुत कम दिखती है बजाते हुए, तो ये बड़ा यूनिक सा मुझे लग रहा है कि माउथ ऑर्गन और बांसुरी भी, और भी आप कई सारे इंस्ट्रूमेंट और भी प्ले करते हैं। मैं सेक्सोफोन पे आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कीबोर्ड भी बजाता हूँ मैं। अच्छा। और बाकी ड्रम साइड में मैं जॉर्ज ड्रम बजाता था मेडिकल कॉलेज में, जॉर्ज ड्रम, कॉन्गो ड्रम, और नाल होती है एक साउथ इंडियन ढोलक होती है, वही बजाता था। बड़ी मज़े की बात है कि इन सब का आपने कहीं से सीखा नहीं, खुद से आप बिल्कुल देख देख के और वो सब जा करके, वही जो वो भी खुद के पास एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, दूसरों के इंस्ट्रूमेंट से सीखा। उस जमाने में पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, पिताजी को अगर गलती से बोल दो कि हमें ला दे तो पिटाई ही पड़ती थी, तो इसलिए हम दूसरों के इंस्ट्रूमेंट्स भी सीखा इस शर्त पे कि हम तुम्हें भी सिखा देंगे। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात। और यहाँ पे डॉक्टर विनय, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर मैं बात करती हूँ उनकी विशेषताओं को लेकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की और क्या खास विशेषताएं हैं जो आमतौर पे लोग नहीं जानते हैं, तो वो कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो बताना चाहिए? मैंने जैसे आपने मेरे को बताया भी था, पूछा भी था कि राजनीति से जुड़े थे, तो राजनीति से वो सचमुच में बहुत गहराई से जुड़ गए थे। और 47 के बाद 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा राजनीति में सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया। और 51-52 में वो कानपुर, बाहर के कानपुर में से वो लोकसभा में चुने गए। फिर उसके बाद लगभग 54, उसके 2-3 साल बाद उन्होंने फिर राज्यसभा में भी जीत के वो राज्यसभा में पहुंचे, और जब तक वो रहे राज्यसभा के सदस्य के रूप में रहे। लेकिन केवल रहे ही नहीं, जब हम भाषा की बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी को राजभाषा बनाने की जो समिति बनी थी उसमें उन्होंने सक्रियता से योगदान दिया था। और सांस्कृतिक दृष्टि से जो सरकार की, केंद्र सरकार की जो समिति होती है उसमें भी वो रहे, और बहुत उन्होंने USA, नेपाल और ऐसी जगहों की यात्राएं भी की, और बहुत सक्रियता के साथ जुड़े रहे उससे। और उसके साथ ही उनको इतना ज़्यादा, वो बहुत अच्छे वक्ता भी थे, तो उनको कानपुर का लायन भी कहा जाता था, वक्ता इतने अच्छे थे इसके लिए। और उनसे और भी उनके ऊपर डाक टिकट निकाला था सरकार ने, शायद 87 या 85 के आसपास की कोई बात घटना है, उसमें उनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है इन सब कार्यों के कारण। तो वो बहुत सक्रिय राजनीति से जुड़े भी थे, और उसके आधार पर उन्होंने साहित्य और राजनीति का बहुत अच्छा समावेश करके अपना पूरा व्यक्तित्व उसमें उन्होंने निचोड़ के दिया है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं बात करूं कि उनके बारे में और भी कुछ जानना चाहें और भी पढ़ना चाहें, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ना चाहें, तो ऐसा कहाँ पे, कौन सा ऐसा हमको पुस्तक मिलेगी, या ऐसी कहाँ पे हमको उनकी संरचना मिलेगी कि जिसको हम पढ़ सकते हैं? देखिए, उनकी रचनाओं की हम बात करें तो उनके प्रसिद्ध कुछ कृतियों के मैं नाम बता रही हूँ: कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, उर्मिला, विनोबा स्तवन, प्राणार्पण, हम विश्वाई जन्म के, ये उनकी कविता संग्रह उनके पहले से प्रकाशित हैं। उसके अलावा 5 खंडों में उनके कविता संग्रह प्रकाशित किए गए हैं ज्ञानपीठ द्वारा, और 3 खंडों में कविता संग्रह और 5 खंडों में उनका सारा गद्य ये ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया है उनके ऊपर। तो जो चाहें उसमें से आप ढूंढ सकते हैं, ले सकते हैं। और उनके बारे में जानने के लिए यहाँ तक कि गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आजकल के बच्चे गूगल बहुत जल्दी सर्च करते हैं, परंतु गूगल में सारी बातें नहीं मिलेंगी उनकी। उनको अगर बहुत बारीकी से जानना हो तो आपको उनकी रचनाओं को भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और उनकी रचनाएं अगर कहें तो बहुत एक तरह से केवल राजनीति से जुड़े ही नहीं थे। उनकी सारी रचनाओं में वो एक वीर भाव, वो एक राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव भी उनकी सारी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो वो छायावादी युग के अंतिम समय के कवि होने के बाद भी उनमें छायावाद का कोई अंश नहीं था। वो एक प्रेरणाप्रद उनकी रचनाओं में सब में एक नयापन था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे उनके बारे में और बताई हमको। और इसी के साथ में डॉक्टर प्रदीप सर, मैं आपसे क्योंकि समय की बहुत कमी है, तो आखिरी जो मैं चाहूँगी कि आप क्या पेश करना चाहेंगे जो सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब हो? मैं एक जो गीत पेश करना चाहूँगा उसको आप कह सकते हैं कि ये माउथ ऑर्गन का नेशनल एंथम है। सबसे पहले वो लोग इसी गाने को सीखते हैं, और वैसे हमारा नेशनल एंथम भी इस पे बहुत अच्छा बजता है, लेकिन ये सब वो नहीं है, जगह ठीक नहीं है इसके लिए। तो मैं आपको जो है माउथ ऑर्गन पे एक गीत सुनाऊंगा, है अपना दिल तो आवारा। बहुत इसको
वाह, लिटरली आपने जो बोला था कि नेशनल एंथम है माउथ ऑर्गन, वो सच में, क्योंकि मुझे वाकई जब आपने बोला तो मैं रिमाइंडर में पहुंच गई कि हाँ वाकई लोग अगर बात करते हैं माउथ ऑर्गन तो इसको ज़रूर प्ले करते हैं। यहाँ पर मैं आपसे डॉक्टर विनय, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आपने कई सारे उनकी रचनाओं के बारे में यहाँ पे बातचीत करी है, ऐसी कोई ख़ास रचना, ऐसी कोई कविता जो आप हमारे तमाम दर्शकों को बताना चाहें, सुनाना चाहें, और आपके भी जो बहुत करीब हो? जी, जैसे कि मैंने बताया वो पूरी तरह से राष्ट्रभक्ति से जुड़ी हुई रचनाएं लिखते थे, लेकिन आवश्यकता के अनुसार वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह भी सकते थे। एक रचना मैं चाहती हूँ आप लोगों को सुनाऊँ जो निश्चित ही आपको भी लगेगा, जब उस समय भी वो उतना ही सार्थक था, आज भी उसको सुनेंगे तो वो उतना ही असरदार है। सुनाती हूँ मैं आपको। ये है अवसरवादी बगुल। हम अवसरवादी बगुले हैं। बहुत अच्छी और मज़ेदार कविता है। जैसे जैसे अवसर, कुछ अंश है उसका। जैसे जैसे अवसर आए वैसे वैसे रंग बदले हैं आज बने खद्दरधारी पर अवसरवादी बगुले हैं। जैसे जैसे अवसर आए वैसे वैसे रंग बदले हैं आज बने खद्दरधारी पर अवसरवादी बगुले हैं। कल तक चाहे थे ब्रिटिश भक्त पर आज तिरंगे लहराएं, हम तो गिरगिट के बहनोई रूख देख तुरंत सर मुंडवाएं। अंग्रेजी परस्ती से गांधीवादी बनने में कोई दोष कहाँ लगती है। मैनचेस्टर की धोती को भी अपने बक्से में बंद किया, गांधी टोपी और खद्दर में हम उल्लू खूब बनाते हैं। हम अवसरवादी बगुले हैं। 25 लगे तो पाई में हम अपना काम चलाते हैं। चरखा भी जाए चूल्हे में तकली निज बिस्तर बांध भगे। हम तो हरिजन के अगुआ हैं। हम तो हरिजन के अगुआ हैं। हरिजन घर जाए घर चाहे आग लगे। हरिजन घर चाहे आग लगे। बहुत शानदार कविता, बहुत मारक कविता, जो खुद राजनीति में थे वो इतनी बढ़िया कविता अगर प्रस्तुत कर सकते हैं तो आप उनके व्यक्तित्व और इस कविता से बहुत स्पष्ट होता है डॉक्टर विनय और डॉक्टर प्रदीप सर कि वो बहुत स्पष्टवादी रहे होंगे। बहुत स्पष्टवादी, कहीं उनको डर नहीं रहा होगा कि मैं अपनी बात को कैसे पहुंचा सकूं, जबकि राजनीति से सीधे जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ में जो आज हमारे जो विषय रहा जिस पर हमने चर्चा की, मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर विजय सक्सेना हमारे साथ में थे जिन्होंने डेंगू के ऊपर विस्तार से जानकारी दी। और इसी के साथ में हमारे बीच में डॉक्टर विनय राजाराम, साहित्यकार, वरिष्ठ हमारे साहित्यकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है बाल कृष्ण शर्मा नवीन के जन्म तिथि के ऊपर, जो कि बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनके हमको नहीं पता था उनके बारे में। और इसी के साथ में मेहमान के तौर पे हमारे बीच में डॉक्टर प्रदीप चौरे जी थे जो कि ENT सर्जन हैं, लेकिन आज जो है वो एक संगीत के तौर पे हमारे बीच में थे और बहुत अच्छी प्रस्तुति उन्होंने दी, बहुत लोगों को बहुत पसंद आया। और यहाँ पर आप तीनों ही समय निकाल कर आए थे। अभी हमारे बीच में डॉक्टर विनय और डॉक्टर प्रदीप, आप दोनों यहाँ पर हैं, समय निकाला आपने हमारे कार्यक्रम के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारे कार्यक्रम में अनेक रंग होंगे, हमने उसका वादे को पूरा किया है। और इसी के साथ जो हमारे कॉलर रहते हैं हमारे कार्यक्रम के दौरान, जो कॉल करते हैं, प्रश्न करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनको भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, तमाम दर्शकों को धन्यवाद करना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।